नमस्कार, स्वागत है आपका आरएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। हापुड़ में नकली शराब से जनता की जान जाने की घटनाएं सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस हाई अलर्ट पर है, जिसके चलते हापुड़ जनपद की गढ़मुक्तेश्वर पुलिस को नकली शराब बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने में बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों के कब्जे से 216 बोतल नकली अंग्रेजी शराब की बरामद की गई है। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने NH9 के पास ग्राम सिखेड़ा से नकली शराब बनाने और तस्करी करने वालों को धर दबोचा है। वहीं इस दौरान पुलिस ने सिर्फ 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं बस्ती में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फरार चल रहे अभियुक्त के घर नोटिस चस्पा कर दिया है। दरअसल आरोपी गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहा था। वहीं ये पूरा मामला कप्तानगंज थाना क्षेत्र के लहीवारा गांव का है, जहां निवासी रविंद्र उर्फ राजू पिछले कई सालों से विभिन्न मुकदमों में फरार चल रहा था, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर वाल्टरगंज पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी के घर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया है। वहीं किसान बिल पर घमासान लगातार जारी है, जहां किसान पिछले 55 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर किसानों को इंसाफ दिलाने का बीड़ा उठा रहा है विपक्षी पार्टियों ने। विपक्षी पार्टियों ने मंगलवार को इसी के तहत कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि केंद्र को तीनों कृषि कानून को वापस लेना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि क्या विपक्ष किसान आंदोलन का समर्थन करने की छाव में अपनी राजनीतिक छवि को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन दिल्ली की सीमाओं पर आज लगातार 55वें दिन भी जारी है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया है कि कृषि क्षेत्र पर 3-4 पूंजीपतियों का एकाधिकार हो जाएगा, जिसकी कीमत मध्यम वर्ग और युवाओं को चुकानी होगी। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिशों के बावजूद किसान थकने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री से ज्यादा समझदार हैं। राहुल गांधी का इशारा सरकार और किसानों के बीच जारी गतिरोध की तरफ था। राहुल गांधी ने किसानों की पीड़ा पर खेती का खून शीर्षक से एक बुकलेट जारी की है। उन्होंने कहा, देश में एक त्रासदी पैदा हो रही है। सरकार इस त्रासदी को नजरअंदाज करना चाहती है और लोगों को गुमराह करना चाहती है। किसानों का संकट इस त्रासदी का एक हिस्सा मात्र है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के सवालों पर जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं? उनका जवाब देता जाऊं, कौन है आखिर जेपी नड्डा? यहाँ पर आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने कहा था कि कांग्रेस नीति संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के सालों तक क्यों अटका रखा था और न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं बढ़ाया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि हवाई अड्डों, बुनियादी ढांचे, दूरसंचार, रिटेल और दूसरे क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर एकाधिकार स्थापित हो गया है। 3-4 पूंजीपतियों का एकाधिकार है। ये 3-4 लोग ही प्रधानमंत्री के करीबी हैं और उनकी लगातार मदद करते रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कृषि क्षेत्र अब तक एकाधिकार से अछूता था, लेकिन अब इसे भी निशाना बनाया जा रहा है। ये तीनों कानून इसलिए लाए गए हैं ताकि किसानों का इसमें अहित हो सके। आपको बता दें, राहुल गांधी ने कहा कि नतीजा यह होगा कि इन 3-4 लोग पूरे देश के मालिक बन जाएंगे। किसानों को उनकी उपज की वाजिब कीमत नहीं मिलेगी। बाद में मध्यम वर्ग को इसकी वो कीमत अदा करनी होगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। राहुल गांधी ने आरोप ये भी लगाया कि ये कानून सिर्फ किसानों पर हमला नहीं है, बल्कि मध्यम वर्ग और युवाओं पर हमला है। युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आपकी आजादी छीनी जा रही है। कांग्रेस नेता के मुताबिक पंजाब और हरियाणा के किसान इस देश के रक्षक बन चुके हैं। वे कृषि क्षेत्र को कुछ लोगों के हाथ में जाने से रोकने के लिए लगातार 55 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी को ये भी लगा कि सरकार को लगता है कि किसानों को थकाया जा सकता है और उनको बेवकूफ बनाया जा सकता है। किसान प्रधानमंत्री से ज्यादा होशियार है। समाधान एक ही होगा कि तीनों कानूनों को वापस ले लिया जाए।
आपको बता दें कि देश का अन्नदाता पिछले 55 दिनों से बॉर्डर्स पर बैठकर आंदोलन कर रहा है कि किसान बिल को वापस ले लिया जाए। तो वहीं दूसरी ओर इस मसले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। 2 सुनवाई के बावजूद सरकार और किसानों के हाथ अभी तक खाली है। कांग्रेस के इस आक्रामक रुख के बाद अब केंद्र सरकार का अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। वहीं अरुणाचल प्रदेश में चीन द्वारा निर्माण कार्य शुरू किए जाने की एक खबर को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है और इसी के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना भी साधा है। क्या है अरुणाचल सीमा पर चीन का निर्माण करने का ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट से जानिए। अरुणाचल प्रदेश में चीन द्वारा निर्माण कार्य शुरू किए जाने की एक खबर को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। मंत्रालय ने कहा है कि हमने भारत के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में चीन के निर्माण कार्य पर हालिया रिपोर्ट देखी है। चीन पिछले कई सालों से अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से सटे इलाकों में इस तरह के ढांचे का निर्माण कर रहा है। इसके जवाब में भारत सरकार ने भी बॉर्डर पर रोड, पुल आदि सहित कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए हैं, जिससे बॉर्डर के पास रह रहे स्थानीय लोगों को मदद मिलेगी। वहीं विदेश मंत्रालय ने साथ ही कहा कि भारत सरकार देश की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सभी घटनाक्रमों पर नजर रखती है। इसके साथ ही क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है। वहीं सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर अरुणाचल प्रदेश में चीन के एक गांव की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि उनका वादा याद करो, मैं देश झुकने नहीं दूंगा। बता दें कि राहुल गांधी हर रोज अलग अलग मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरते हैं। वहीं राहुल गांधी से पहले कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सरकार से इस मामले पर जवाब मांगा था। चिदम्बरम ने कहा था कि यदि भाजपा सांसद के दावे सही हैं, तो क्या सरकार चीन को क्लीन चिट देकर पूर्ववर्ती सरकारों को दोषी ठहराएगी। गौरतलब है कि भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना क्षेत्र मानता है और इसी को लेकर रिपोर्ट में दिखाया गया था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एक नया गांव बसाया है। इस गांव में लगभग 101 घर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, विशेषज्ञों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि यह गांव भारत के वास्तविक सीमा के 4.5 किलोमीटर अंदर बना हुआ है। बता दें, सीडीएस जनरल विपिन रावत ने पिछले हफ्ते सेना की तैयारी की समीक्षा के लिए लद्दाख का दौरा किया था। यहाँ पर पिछले 8 महीने से जारी गतिरोध के बीच हिंदुस्तान और चीन के हजारों सैनिक ऊंचे पहाड़ों पर तैनात हैं। साथ ही प्रमुख रक्षा अध्यक्ष ने लद्दाख के दौरे के पहले अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के पास दिबांग घाटी, लोहित सेक्टर और सुबनसिरी घाटी में विभिन्न चौकियों समेत महत्वपूर्ण ठिकानों का दौरा किया था। गौरतलब है कि भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना क्षेत्र मानता है और एलएसी से सटा हुआ इलाका भारत और चीन के बीच लंबे समय से विवाद का विषय भी बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि उनकी सरकार कर्नाटक के उन इलाकों को राज्य में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है जहां मराठी भाषी लोगों की बहुलता है। उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद अब कांग्रेस के दिग्गज नेता और कर्नाटक के पूर्व सीएम ने बेलगाम विवाद के मसले को उठाने को लेकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की निंदा की है। एक रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के दिग्गज नेता और कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरमैया ने बेलगाम विवाद के मसले को उठाने को लेकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की निंदा की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं उद्धव के बयान की निंदा करता हूं। बेलगाम कर्नाटक का है और यह मामला सुलझा हुआ है। सीमा मामलों पर महाजन रिपोर्ट ही अंतिम रिपोर्ट है। आप शिवसेना के नेता नहीं हैं, आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। भूमि, जल, कर्नाटक की भाषा की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, ये शब्द हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये शब्द है कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरमैया के। सिद्धरमैया ने आगे लिखा है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री को आधिकारिक तौर पर उद्धव को जवाब देना चाहिए। कर्नाटक के लोग शांतिप्रिय हैं, इसे हमारी कमजोरी न समझे। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने रविवार को एक बयान में कहा था,
उनकी सरकार कर्नाटक के उन इलाकों को राज्य में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है जहां मराठी भाषा बोलने वालों की बहुल्यता है। वहीं कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने भी इस मामले पर ट्वीट करते हुए कहा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का कर्नाटक की भूमि और मराठी भाषा पर गैर जिम्मेदाराना बयान है। ये संघीय ढांचे के खिलाफ है। महाजन रिपोर्ट ही अंतिम रिपोर्ट है और हम इस वास्तविकता को जानते हैं। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने कहा है कि मैं उद्धव के बयान की निंदा करता हूं। उन्हें ऐसे बयान नहीं देने चाहिए कि 1 इंच भी जमीन मैं नहीं दूं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट किया गया, सीमा विवाद में शहीद होने वाले लोगों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कर्नाटक के कब्जे वाली मराठी भाषी तथा सांस्कृतिक इलाकों को महाराष्ट्र में शामिल करना, हम इसके लिए एकजुट हैं। हमारी प्रतिज्ञा दृढ़ है। शहीदों के प्रति सम्मान जताते हुए यह वादा करते हैं। बता दें कि बेलगाम को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच लंबे वक्त से सीमा विवाद रहा है। बेलगाम में इलाके में मराठी लोग बहुसंख्य हैं और यह हिस्सा पूर्व में बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा भी रहा है। फिलहाल बेलगाम कर्नाटक का हिस्सा है और इस हिस्से को महाराष्ट्र में मिलाने के लिए तमाम संगठन संघर्ष करते रहते हैं। बेलगाम समेत अन्य सीमावर्ती इलाकों को लेकर दोनों राज्यों के बीच जारी विवाद कई वर्षों से उच्चतम न्यायालय में लंबित पड़ा हुआ है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि बेलगाम तथा कुछ अन्य सीमावर्ती इलाकों को महाराष्ट्र में शामिल करवाने के लिए संघर्ष कर रहे क्षेत्रीय संगठन महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने उन लोगों की याद में 17 जनवरी को शहीदी दिवस मनाया जो इस उद्देश्य के लिए लड़ते हुए 1956 में मारे गए थे। इसी मौके पर उद्धव ठाकरे ने यह बयान दिया था, जिस पर अब सियासत महाराष्ट्र की लगातार गर्म होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आरएन। वही इमरान सरकार की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। पहले इमरान सरकार अपनी पार्टी से विरोध झेल रहे थे और फिर विपक्षी पार्टियां इमरान सरकार के धुर विरोधी हो गई थी और अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर एक और आरोप लगा है और वो है भ्रष्टाचार का। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ विपक्षी दलों को फॉरेन फंडिंग केस बड़े हथियार के रूप में मिल चुका है। विपक्षी दलों के संगठन पीडीएम ने अब इस मामले में इमरान खान की घेरेबंदी करना भी शुरू कर दिया है। पीडीएम के प्रमुख फजलुर रहमान ने कहा, पाकिस्तान की राजनीति के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा स्कैंडल है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि पीडीएम प्रमुख रहमान ने कहा है कि इमरान खान ने विदेशों से मिले करोड़ों रुपयों के फंड का इस्तेमाल देश में राजनीतिक अराजकता और चुनाव में धांधली के रूप में किया है। इस मामले की सुनवाई चुनाव आयोग के द्वारा की जा रही है और सत्ता के दबाव में इसको 6 साल से लगातार लंबित किया जा रहा है। 2014 में दर्ज किया था फॉरेन फंडिंग केस। सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस नवंबर 2014 में दर्ज किया गया था। अब इस मामले में पाकिस्तान के चुनाव आयोग को निर्णय लेना है। इस मामले के निर्णय में देरी किए जाने पर पाकिस्तान के 11 विपक्षी दल चुनाव आयोग के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर सीनेट के उपाध्यक्ष सलीम मांजलीवाला ने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगा डाला। उन्होंने कहा कि सरकार इस सरकारी एजेंसी के माध्यम से नेताओं पर कीचड़ उछालने का काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ विपक्षी नेता मीडिया ट्रायल का सामना कर रहे हैं तो दूसरी तरफ एनआईए भी चुनकर इमरान खान के विरोधियों का उत्पीड़न कर रही है। यह एजेंसी इमरान खान की पार्टी पीटीआई की सहायक संस्था के रूप में लगातार काम कर रही है। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।